हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स। तो कल हम स्टूडेंट्स जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने डिस्कस किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हम नॉन होमोजीनियस केस डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के एक और अगला हम केस स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आपको जो क्यू एक्स है राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ एक्स, वो आपको अगर e की पावर ए एक्स उसके साथ में कोई फंक्शन ऑफ एक्स इस फॉर्म में आपको दिया जाए क्यू एक्स, तब आप पी आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो पी आई निकालने का तरीका होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, तो वो रहता है e की पावर एक्स फंक्शन ऑफ डी, जो एक्सल इक्वेशन से हमें मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, e की पावर ए एक्स को बाहर निकाल लें और जस्ट क्या करें, इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें किसका, फंक्शन ऑफ ओनली जो x e की पावर ए एक्स के साथ लगा हुआ होता है, जहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए d था जो हमारे पास ओरिजिनल जो इनिशियल हमें इक्वेशन दी गई थी, जो फंक्शन ऑफ d एक्सल इक्वेशन, उसके अंदर d को रिप्लेस कर देंगे हम d प्लस ए से। ठीक है, फिर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी आता कैसे है वो भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं डी ऑपरेटर e की पावर ए एक्स इसके ऊपर अप्लाई किया जाए इस फंक्शन के ऊपर, तो आप देखोगे कि बाय चेन रूल से पहले e की पावर ए एक्स के ऊपर करते हैं और x को एज इट इज़ रख लेते हैं। ठीक है, तो यह आएगा e ए की पावर ए एक्स और आपका x एज इट इज़ हो गया, प्लस अब ये e की पावर ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, अप्लाई हो गया x के ऊपर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम e की पावर ए एक्स कॉमन लें लेफ़्ट साइड से और राइट हैंड साइड से हम क्या कर लें, x को बाहर निकाल लें, तो ये आएगा d प्लस ए एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से आप देख पा रहे हो, अगर कंपेयरिंग करोगे तो ये e की पावर ए एक्स और x e की पावर ए और x आ गया और d की जगह किसने ले ली, d प्लस ए की। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि जब इस तरह का कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो इस केस में, तो हम d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हमें x इंटू कोई फंक्शन ऑफ x ये मिल जाए, फिर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है स्टूडेंट्स कि आप x को एज इट इज़ रखिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए x का विद रिस्पेक्ट टू एफ डी, जो हमें ओरिजिनल दिया होता है एक्सल इक्वेशन से फंक्शन ऑफ d निकालते हैं वो, और प्लस ओवरऑल डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू d किसका, 1/f(d) का, और वो अप्लाई कर देंगे हम ओनली फंक्शन ऑफ x के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो केस हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। तो हमने देखा कि जब क्यू एक्स क्या हो, e की पावर ए एक्स होता है, तब हमारे पास एक पर्टिकुलर इसके लिए मेथड भी है, कोस ए एक्स और साइन ए एक्स के लिए भी हमने ये चेक कर लिया था, वहाँ से भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है इनका। ठीक है, इसी तरह x की पावर n था, जहाँ पे n था 0 भी हो सकता है, 1 2 3 इस तरह से होल नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, तो इस केस के लिए भी हमने स्पेशल देख लिया था। और अभी दो केस हमने किए कि एक तो e की पावर ए एक्स के साथ x लगा हो और एक हमने किया x के साथ कोई फंक्शन ऑफ x लगा हो, तो हमने ये पर्टिकुलर कर लिए। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इनके अलावा कोई क्यू एक्स दिया हो जो इस फॉर्म में ना हो करके कोसिकेंट x या टेंजेंट फॉर्म इस फॉर्म में आपको मिले, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो हम अप्लाई करते हैं, उसका नाम होता है वेरिएशन एंड पैरामीटर मेथड। तो वो काफ़ी लेंथी मेथड होता है, तो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर उसका अल्टरनेटिव जो मेथड होता है, अल्टरनेटिव केस हम उसका यूज़ करते हैं, जो हमें फार्मूला मिलता है। लेकिन आपको वेरिएशन एंड पैरामीटर की जो थ्योरी होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएशन एंड पैरामीटर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेरिएशन एंड पैरामीटर मेथड है वो हमें क्या बताता है। ठीक है,
तो वेरिएशन एंड पैरामीटर मेथड में स्टूडेंट्स हमें देखना होता है कि आपको कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाए, इस तरह की, और जो आपका Rx है, Qx है, Px है, ये सारे क्या दे रखे हो, कॉन्टिन्यूस दे रखे हो। मीन्स आपको इस इक्वेशन के अंदर एग्जिस्टेंस थ्योरम सेटिस्फाई करती हुई कंडीशंस आपको दे रखी है, और आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अब निकाला कैसे जाए, क्योंकि पर्टिकुलर नॉन होमोजीनियस केस है तो पर्टिकुलर भी निकालेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएशन एंड पैरामीटर मेथड जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो Px और Qx है वो कांस्टेंट होने ज़रूरी नहीं है, क्या हो सकते हैं, कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मान लेते हैं कि लेट जो y1 एंड y2 B2 Li सॉल्यूशंस जो हमारे पास क्या होंगे, पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से हम इनके निकाल लेते हैं, y1 एंड y2 हमने मान लिया, ठीक है। अब वेरिएशन एंड पैरामीटर के अंदर क्या करना होता है कि हम एक ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, कि आप मान लीजिए पर्टिकुलर इंटीग्रल को y अज्यूम कर लीजिए a1 y1 प्लस a2 y2, ठीक है। अब ये मानने के बाद साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो a1 एंड a2 है आर फंक्शंस ऑफ x है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जो y हमने ट्रायल सॉल्यूशन मानना है, इसका डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर पुट भी करना होता है, ठीक है। फिर हम a1 a2 निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हमें नाउन है y1 एंड y2, वो तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट रहता है, ठीक है जी। इसके बाद हमें करना है y का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये चेन रूल से a1 y1 का डेरिवेटिव, a1 का डेरिवेटिव y1 एज इट इज़, इसी तरह से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और एग्जम्पशन हमें करनी रहती है स्टूडेंट्स, जो हम डबल डेरिवेटिव की ओर जाते हैं तो हमें एक और अज्यूम करके चलनी पड़ती है कंडीशन, कि आप जो ये a1 और a2 हैं जो हमने शुरू के अंदर लिए थे इनिशियली, इनको आप 2 टाइम्स डेरिवेटिव नहीं करना। आपको क्या करना रहता है कि जो इसके अंदर जो 1 टाइम आया है a1 डैश y1 और आपका a2 डैश y2 आया है, आप इसको 0 मान लीजिए। ये हमें क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है, लेट अस अज्यूम, ठीक है। ये मैं इसी के अंदर अज्यूम करना रहता है आपको, ठीक है, ओके। फिर अगर ये अज्यूम कर लोगे यहाँ से आपको क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज दैट आपका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे यहीं से, ये चीज़ तो 2 चीज़, ये और ये 0 हो गया, तो ये आपको मिलेगा a1 डैश y1 डेरिवेटिव, a1 y1 का 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स ये इक्वेशन y1 एक बार किया हुआ और y, ये हम जो हमें इनिशियली जो कंडीशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है सेकंड ऑर्डर, उसके अंदर ये हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हम सारा पुट कर देंगे, y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव, सिंगल टाइम्स डेरिवेटिव, या जो y हमने लेट करके लेके चले थे हम ट्रायल, उसको पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। a1 कॉमन आएगा, y1 2 टाइम्स डेरिवेटिव, फिर ये px के साथ आएगा, y1 एक बार डेरिवेटिव, qx y1, ठीक है जी। इसी तरह आप क्या करोगे, a2 कॉमन लोगे तो वहाँ से भी आपको इसी तरह का मिल जाएगा, px y2 एक बार डेरिवेटिव, qx y2। ये मिलने के बाद साथ में आपको मिलेगा स्टूडेंट्स a1 डेरिवेटिव y1 डेरिवेटिव प्लस a2 डेरिवेटिव y2 डेरिवेटिव, ये मिलेगा कुछ इज इक्वल टू जो rx था राइट हैंड साइड में, ठीक है।
अब आपको पता है, क्योंकि हमने होमोजीनियस पार्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट माना था y1 और y2 को, तो ये और ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि y1 और y2 तो क्या है, होमोजीनियस पार्ट के लिए एक सॉल्यूशन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहाँ से आपको मिला कि a1 डैश y1 डैश a2 y2 डैश इज इक्वल टू rx, ये मिल गया। और एक इक्वेशन ये मिल गई, एक हमें पहले मिली हुई थी, एज्यूम किया था हमने, इसको 1 मान लेते हैं, ये सेकंड होगी। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स मेथड से करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जी y1 y2 y1 डैश y2 डैश आर्गूमेंटेड बना लेते हैं इसको 0 और rx। ठीक है जी, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। इस मैट्रिक्स में आप देखोगे कि जस्ट मैं a को मान के चलूँ तो ये जो a का डिटर्मिनेंट आएगा वो तो क्या है, रोन्सकीन है, और रोन्सकीन नॉन जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एल सॉल्यूशन लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो a1 डेरिवेटिव एंड a2 डेरिवेटिव कैन बी फाइंड यूनिकली, आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फाइंड आउट करके आप इनका इंटीग्रेशन करके फिर आप क्या निकाल सकते हो, a1 और a2 निकाल लोगे और इसके अंदर पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाता है। लेकिन इतना लेंथी मेथड आपको नहीं करना होता, हम इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चंस के अंदर करना रहता है, और हम वही क्वेश्चंस में वेरिएशन एंड पैरामीटर का जो अल्टरनेटिव मेथड होता है उन्हीं के अंदर अप्लाई करते हैं, जहाँ पे जो ये कोफिशिएंट फंक्शंस रहते हैं हमारे वो क्या हो, कांस्टेंट हो। वेरिएबल के लिए जस्ट हम कुछ पर्टिकुलर केसेस ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, द सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 2 टाइम्स y का डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू कोसेकेंट x। ठीक है, और ये कंडीशन आपको दी हुई है और ऑप्शंस पूछे हुए हैं। ठीक है जी, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है और नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, और जो ये राइट हैंड साइड में नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए आया हुआ है qx, वो क्या है, जो हमने केस डिस्कस किए थे, पर्टिकुलर केसेस हमने किए थे, उनसे रिलेटेड नहीं है, उनसे डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इन केस के अंदर, इन जो ऐसे केस होते हैं उनके अंदर हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, वेरिएशन एंड पैरामीटर का अल्टरनेटिव मेथड। वो क्या होता है कि जी इस केस में आपको जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपको निकालना है इस तरह से, u1 y1 u2 y2 वेयर y1 एंड y2 be li solution ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री या होमोजीनियस पार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, होमोजीनियस पार्ट के जो सॉल्यूशन निकलेंगे वहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो y1 एंड y2 हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट है, दोनों li हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, रोन्सकीन। तो जो u1 एंड u2 हैं वो हमारे फंक्शन ऑफ x होते हैं, और निकालते हम कैसे हैं, u1 आपको निकालना रहता है, इंटीग्रेशन कीजिए, u1 निकालते टाइम आपने यहाँ पे y2 लेके आना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले ही y1 आपने जो भी अरेंजमेंट की हुई है वो आपको पहले ही लेके चलनी होती है, इंटू rx, नीचे डिवाइड करना रहता है रोन्सकीन से, रोन्सकीन ऑफ y1 एंड y2। ठीक है जी, ये और u2 निकालते टाइम आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है y1 का। ठीक है, rx के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रोन्सकीन से। तो इस तरह से आप u1 u2 निकालोगे और उसके अंदर पुट कर देते हो। ये अल्टरनेटिव मेथड होता है, ये जस्ट हम यूज़ करते हैं। जो ये मेथड स्टूडेंट्स वो रहता है हमारा जब नॉन होमोजीनियस केस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के अंदर ये आए। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट जो वेरिएबल आ जाएंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं अगर वेरिएबल आए तो ये मेथड काफ़ी हायर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमें
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पार्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो आप देखोगे इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए हमें पहले, तो वो है जी d² + 1 = 0। ठीक है, यहाँ से हमें दो रूट मिल जाएंगे इस इक्वेशन के, dg ± i। ठीक है, और जो y है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बन गया होमोजीनियस पार्ट के लिए, c1 cos x + c2 sin x। ठीक है, तो इसको आप मान लीजिए y1, इसको आप मानिए y2, क्योंकि ये दोनों li हैं। रोन्सकीन अब निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए पहले u1 निकाल लेते हैं। u1 कैसे निकलेगा, -y2 rx, rx हमारा कोसिकेंट x है और y2 मैंने माना है साइन x को, तो -sin x, rx क्या है कोसिकेंट x, आगे मल्टीप्लाई होगा वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, sin x ही हो जाना है, क्योंकि रेसिप्रोकल है कोसिकेंट साइन का। ठीक है, और नीचे रोन्सकीन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो रोन्सकीन तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया जी -x। ठीक है, u1 आ गया आपका। इसी तरह आप u2 निकालोगे तो y1 क्या मानना था, cos x, वो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, sin x, और रोन्सकीन 1 है तो dx। अब ये आप देख पा रहे हो, इसको अगर मैं t पुट करूँ तो ये dt का काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा जी log sin x। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा वो u1 × y1, y1 मेरा है cos x, तो -x cos x प्लस u2 × y2, u2 क्या है log sin x, y2 ये है, तो मेरे पास क्या आ गया sin x log sin x। ठीक है जी, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। और इस केस में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन है y ओवरऑल, वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का कम्बिनेशन लिखा जाता है। तो ये आ गया c1 cos x + c2 sin x प्लस sin x log sin x -x log x। ठीक है जी, ये आ गया, ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन हम इसमें पुट करेंगे, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा, c1 c2 निकलेंगे। तो अगर मैं इसको y को 0 पुट करूँ तो ये c1 बचेगा, इधर ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप निकाल के देख सकते हो, लिमिट से देख लोगे वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ से जब y0 पुट करोगे, y0 = 0, यहाँ से आपको c1 0 मिलेगा, जब आप सेकेंड इक्वेशन y π/2 पुट करोगे तो वहाँ से आपको c2 मिल जाएगा। ठीक है, 0, c2 0 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, उस केस में आप देखोगे कि ये 0 हो जाना है, और यहाँ से ये sin π/2 1, ये log 1 0 हो जाएगा इधर से। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और इधर फिर वे log π/2, ये है जी log sin x, log x लिख दिया मैंने, log sin x। ठीक है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। x हमारा आया था x cos x, x cos x, ये x cos x है, ये गलत लिख दिया मैंने। अब देखो आप जब π/2 पुट करोगे तो ये 0 बना देगा, यहाँ पे ये log 1 0 बना देगा, ये 1 है ही, ये cos π/2 0 होता है, c2 0 आ जाएगा इससे। ठीक है, तो जो आपका ओवरऑल जो यहाँ से हमें मिला, जो इसके लिए y का काम करेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा c1 c2 तो 0 हो गए, तो ये रहेगा sin x log sin x -x cos x। अब 0 से π/2 के अंदर हमें करना है कि 0 पे ये पता चल रहा है कि 0 पे ये 0 है, π/2 पे भी 0 है। ठीक है, अगर आप इसके बीच में देखोगे तो ये बड़ा होगा, ये छोटा रहने वाला है, क्योंकि ये log फंक्शन आ रहा है, ये साइन वैसे ही 1 से
-1 के बीच में होता है, ठीक है। ये x इसको वेरी करवा देगा, x π/2 भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि π/2 1 जाएगा, ये फिर इसको कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो y आपका आएगा वो नेगेटिव मिलेगा आपको, 0 से π/2 के बीच में। तो नेगेटिव वाला तो हो गया। अब आपको ये देखिए कि ये मान ये 0 हो गया, ये π/2 है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। पूरा फंक्शन जो है आपका y वो क्या है, निगेटिव है, इस तरह का बिहेव कर रहा है। ये सॉल्यूशन जो है आपका ये है। तो आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर की तरफ है घुमा हुआ, इस तरह हो, जो गुफा की तरह कनकेव होता है, जो उल्टा है वो क्या होता है, कन्वेक्स। तो नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, कन्वेक्स। तो इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एंड डी। तो ये थे हमने आज 3 केस डिस्कस किए स्टूडेंट्स, एक तो वेरिएशन पैरामीटर वाला और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के साथ जो 2 केस हमारे बाकी थे वो किए थे, ठीक है। और ये हमने क्वेश्चन किया कि जो अल्टरनेटिव मेथड रहता है वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। और जो वेरिएबल कांस्टेंट्स वाली बात करते हैं कि जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, तो वो उस केस में आपको वेरिएशन पैरामीटर नहीं लगाना, वहाँ पे जस्ट हम कुछ पर्टिकुलर केस ही करेंगे कि कौन से आपके वेरिएबल कोएफिशिएंट आए तो आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं, अगर नहीं तो आपको क्वेश्चन स्किप करना रहता है, ठीक है। एक हमारी पिछली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हुई थी कि जब e⁴ax और cos ax sin ax, यहाँ पे हमने केस ऑफ फेलियर किया था स्टूडेंट्स। जब केस फेल हो गया था हमारा तो हमने केस ऑफ फेलियर किया था कि जी आप e⁴ax था, वहाँ पे हमें एफ डी था, तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल रहता है वो क्या होता है e⁴ax, और हम d को रिप्लेस करते हैं a पे, वहाँ पे f ए नॉट इक्वल टू 0 ये था। अगर आपका f ए 0 आ जाए तब मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या कीजिए, e⁴ax एज इट इज़ डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू d फंक्शन ऑफ d का। तो वहाँ पे एक मिस ये हुआ था कि यहाँ पे x भी लगाना रहता है, ठीक है। ये कि जैसे जैसे इंटीग्रल बढ़ेगा, अब ये मान लेता हूँ कुछ नया आएगा, वो फंक्शन ऑफ d आएगा, तो जो मेरा नया रहेगा वो e⁴ax, फिर मैं जो फाई d है यहाँ पे क्या कर दूँगा, d रिप्लेस करूँगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा e⁴ax फंक्शन ऑफ a। और यहाँ पे भी हमें लिखना है कि जो फंक्शन ऑफ a है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर फिर से दोबारा अगर ये 0 आया, फिर से इफ़ फाई a इज इक्वल टू 0, फिर आप क्या करोगे, एक x और बढ़ जाएगा, x² e⁴ax, और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू d फाई d का, ठीक है, फाई d का। ये इस तरह से हमारा प्रोसीजर चलता है। इस तरह से हम अगर dn तक जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर n हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी वीडियो के अंदर, ये मैं बताना भूल गया था कि वहाँ पे जैसे जैसे डेरिवेटिव करते हैं x भी लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को कैसे हैंडल करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल केस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।